हेलो एवरीवन। तो फिर ये आप है, ये हम है और ये हमारी वीडियो बन रही है। बहुत ही ट्रेंडिंग था तो हमने सोचा इसी के साथ शुरुआत करी जाए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करते हैं उसी जगह से जहां पर हमने पिछली स्टोरी छोड़ी थी आप लोगों के लिए, कि हम इंडिया वापस आ गए हैं और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर से हमने कनाडा आने की शुरुआत करी। आगे बनी बोलो। भूला। तो जी यूके से तो हम आ गए इंडिया, और सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती थी वो थी वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में चलता रहता था कि यहाँ पे हम लोग काम कैसे करते हैं और यूके में हम लोग काम कैसे करते थे। तो एक पॉइंट तो ये था कि वर्क लाइफ बैलेंस हम दोनों कंट्रीज का देख चुके थे और कंपैरिजन भी कर चुके थे। दूसरी चीज, हम लोगों का अल्टीमेट प्लान यही था कि हम लोगों को बाहर सेटल होना है। तो यूके भी हम इसी बेसिस पे गए थे कि हम लोगों को बाहर सेटल होना है, बट हो नहीं पाए। तो इंडिया हम वापस आए और इंडिया में रह के भी हमारे दिमाग में यही चलता था कि हम लोगों को किसी ना किसी तरह बाहर सेटल होना है। फिर हम लोगों ने उसके बाद में और ऑप्शंस देखने शुरू करे कि अब हम कौन सी कंट्री का पीआर अप्लाई कर सकते हैं। पीआर के लिए तो उस टाइम पे कुछ ही लिमिटेड ऑप्शंस थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पीआर प्रोवाइड करते हैं, कनाडा भी उनमें से एक था, और 2017-18 में डेनमार्क काफी बूम पे आया था। हाँ, तो वो भी एक ऑप्शन था हमारे पास। फिर हमने वही बस सोचना शुरू किया कि कहाँ के लिए बेस्ट होगा, कहाँ हमें पीआर अप्लाई करना चाहिए। तो अब बात आती है कि हम लोगों ने रिसर्च करनी शुरू करी कि हम कौन सी कंट्री में जाएं। तो हम लोगों ने एक कंसल्टेंट को अप्रोच किया, उन्होंने इवैल्यूएशन वगैरह करी और हमको बोला कि हम क्वालिफाई हो जाते हैं। हाँ, कनाडा के लिए आपका बेस्ट रहेगा। हमने सबसे पहले कनाडा ही सोचा था, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया भी सोचा था, बट कनाडा का हमें अप्रूवल पहले आ गया था कि हम लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो कनाडा ही कर लेते हैं। चलिए कनाडा अप्लाई करते हैं। ठीक है। फिर वो कंसल्टेंट से हम लोगों ने फाइल लगवाई। उसके बाद 6 महीने निकले, कोई रिप्लाई नहीं आया। हम लोग ईमेल करते रहते थे, कोई रिप्लाई नहीं आता था। मतलब रिप्लाई आता था लेकिन रिप्लाई आता था लेकिन उसमें कोई अपडेट नहीं होता था, कुछ होता ही नहीं था। वो लोग सिर्फ यही बोलते थे कि आपका काम चल रहा है, इट इज इन प्रोसेसिंग राइट नाउ। फाइल लगी हुई है, आपका इनविटेशन आ जाएगा। फाइल लगी हुई है, आपका इनविटेशन आ जाएगा, पर अभी कोई अपडेट नहीं है। मतलब कोई अपडेशन नहीं होता था। 6 महीने निकले, फिर 1 साल निकला, फिर देखते देखते 1.5 साल निकल गया, और फिर 2 साल निकल गए। हम लोगों की फाइल नहीं उठी। हम लोग सिर्फ उसको अप्रोच करते रहते थे, उस कंसल्टेंट को, कि हम लोगों का कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए। वो लोग यही बोलते थे कि आपकी फाइल पूल में लगी हुई है और ऑटोमेटिकली कभी भी उठ जाएगी आपकी फाइल। हम लोग 2 साल हमारे इसी चक्कर में वेस्ट हो गए सारे के सारे। तो मीनवाइल हमारे एक नोन थे जिन्होंने कनाडा पीआर लगवाया, उनसे हमने कंसल्ट किया और फिर उन्होंने हमें अपने कंसल्टेंट का फोन नंबर वगैरह दिया जिनसे हम मिलकर आए। फाइल तो हमारी उस टाइम पे लगी हुई थी, जैसे हमने पहले बताया, मतलब पूल में फाइल तो थी ही, लेकिन फिर जैसे ही हम उनके पास गए तो उन्होंने जो चीज हमारे सामने क्लैरिफाई करी वो ये कि हमारे आइल्स में मार्क्स कितने हैं। हमारे आइल्स में उस टाइम मार्क्स थे CLB 7। तो हाँ, उन्होंने ये बोला कि CLB 9 तो चाहिए ही चाहिए, 8,777 आपको स्कोर लाना ही लाना है आइल्स में। उस टाइम पे उन्होंने हमें मेजरली ये तो इस मतलब आइल्स की वजह से हमारा स्कोर और बढ़ सकता था, लेकिन मेजर उन्होंने ये भी बोला कि आप क्वालिफाई होते हो लेकिन आप सिर्फ अभी बेंचमार्क पे हो। बिल्कुल। और उस टाइम पे पॉइंट्स भी काफी हाई चल रहे थे। हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग ऑलरेडी इमिग्रेशन फाइल लगा चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा कि किस तरीके से पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सब चीजें हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। उन लोगों को गाइड करने के लिए जो लोग सोच रहे हैं लेकिन उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी कंसल्टेंट के पास जाए तो खुद से भी आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, और इसी तरीके से हम लोगों ने भी नॉलेज गेन करी थी, तो आगे हो सकता है किसी को हेल्प मिले। तो इसलिए हम अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए, जैसा कि विनीत ने बोला।
तो फिर हमने फिर से आइल्स का एग्जाम दिया दोनों ने, फिर भी मार्क्स नहीं आए जितने हमें चाहिए थे। हाँ, मतलब 7.5 तक ही अटक गए थे, उससे ऊपर नहीं जा रहे थे। उससे ऊपर नहीं आ रहे थे। हाँ। फिर हमें हमारे होम टाउन में ही हमको एक सर मिले जिन्होंने हमें आइल्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए गाइड किया। फिर उसके बाद हमने स्कोर अटेन कर लिया जो हमें चाहिए था, 8777। और ऑटोमेटिकली वो स्कोर आने के बाद हमारा जो CRS पॉइंट है वो भी बढ़ गए और अपने आप विद इन 3 मंथ्स विद इन 2-3 मंथ्स हमारे पास इन्विटेशन आ गया था एल्बर्टा से। हाँ जी, PMP के थ्रू हुआ था हमारा, बट हमारी फाइल पिक हो गई थी। हाँ। तो दैट वाज द की फैक्टर। आइल्स के स्कोर आपके काफी अच्छे होने चाहिए, 8777। हाँ, अगर वैसे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आपका स्कोर कम हो रहा है तो आइल्स कैन रियली पुश इट अप। एग्जैक्टली, जो हमारे साथ हुआ एक्चुअली। हमारे साथ हुआ है। फिर उसके बाद मतलब ठीक है, हमारा इनविटेशन आ गया। उसके बाद भी कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो हमने फॉलो करे। तो नॉर्मली 6 मंथ्स लग जाते हैं इस प्रोसीजर को। जब आपके पास ईमेल आता है कनाडा इमिग्रेशन से कि आप लोग अपना पासपोर्ट अब सबमिट कर दीजिए वीजा स्टैम्प के लिए, तो एग्जैक्ट हमारे पास 6 मंथ्स कंप्लीट होने में सिर्फ 1 दिन रह गया था और हमारे पास उस रात को ही ईमेल आ गया था। तो एग्जैक्ट मतलब 6 महीने हमें लगे वो सब चीजें करने में। कईयों का हो सकता है जल्दी भी आ जाता हो, पर हमारे प्रोसीजर में हमें पूरे एग्जैक्ट 6 मंथ्स लगे, एग्जैक्ट 6 मंथ्स कि जब हमें पासपोर्ट सबमिट करना। और वो जब ईमेल आता है तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है पासपोर्ट सबमिट करने के लिए। पासपोर्ट आप सबमिट करते हैं, उसके 1 महीने बाद आपको एक और ईमेल आता है पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। हाँ। तो वो सब चीजें उस टाइम हो ही रही थी। फिर उसके बाद 6 महीने और मिलते हैं आपको कनाडा आने के लिए। तो हमारे पास ऑलमोस्ट काफी टाइम था। मतलब PR का जो आपका वीजा लग के आता है वो असल में ये नहीं होता, उसमें परमानेंट रेजिडेंसी लिखा होता है, लेकिन वो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स होता है कि इस 6 मंथ्स में आपको कनाडा लैंड होके PR कार्ड आपका कलेक्ट करना है। तो ठीक है, हमारे पास 6 मंथ्स थे अब कनाडा आने के लिए। हमारा फिर वही प्रोसीजर शुरू हो गया था, जॉब्स वगैरह कैसे रैप अप करना है वहां पर, कैसे यहाँ पर आना है, वो सब चीजें चल रही थी और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पे आने के लिए कनाडा। तो हम लोगों ने टिकट्स बुक कराई अपनी। हमने जनवरी एंड में टिकट्स बुक कराई, मार्च मिड की। तो मार्च मिड की टिकट्स बुक करा ली। हमने सोचा कि जनवरी में टिकट्स बुक कराने के बाद चलो हमारा शॉपिंग स्प्री शुरू हो जाएगा और सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, 1 मंथ मिलेगा और फिर हम मार्च में आ जाएंगे। लेकिन गॉड हैज अनदर प्लान्स। मार्च 12 सबको याद होगा, सबको पता होगा, जब हम लोग सब घर में बंद हो गए थे, पूरा प्रॉपर लॉकडाउन हो गया। 18 मार्च की हमारी टिकट्स थी, मार्च 12 को प्रॉपर लॉकडाउन हो गया और हम लोग बिल्कुल वी वर जस्ट हैंगिंग इन बिटवीन कि अब क्या होगा। और उसी के बीच में हमें एक और ईमेल आता है कि आपकी टिकट्स कैंसिल हो गई हैं ड्यू टू पैंडेमिक। आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब कैनेडियन इमिग्रेशन, जब जस्टिन ट्रूडो का एक हमने लाइव देखा था, जब उन्होंने अनाउंस करा था 12 मार्च के बाद, एक आध दिन बाद हम लोग घर में बैठे थे रात को और बाय चांस ऐसे यूट्यूब में खोला तो उनका वो लाइव टेलीकास्ट आ रहा था एंड देन ही सेड ऑल द बॉर्डर्स विल बी क्लोज्ड एंड देयर वुड बी नो फ्लाइट्स एंड वी वर लाइक और अब क्या करें, मुश्किल से तो कनाडा का PR मिला, अब क्या करें। मतलब उस टाइम पर तो कुछ भी नहीं पता था कि किसको अलाउ किया जाएगा, किसको नहीं अलाउ किया जाएगा। वीजा हमारा, जैसे हमने बताया कि 6 महीने का होता है, तो हमारा वीजा जून में खत्म हो जाता और उसके बाद अगर हम जून तक नहीं जा पाएंगे तो जुलाई में खत्म हो जाएगा। जुलाई में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग कनाडा नहीं जा पाए उस टाइम तक, तो फिर हमारा आगे कैसे होगा। बिकॉज आई होप यू गाइज वुड अंडरस्टैंड, उस टाइम तक हम लोग सब कुछ वहां पर रैप अप कर चुके थे, हमारी जॉब्स हम रैप अप कर चुके थे। हम ऑलरेडी रेजिग्नेशन पे थे और हमारे पास 1-2 महीने रह गए थे सिर्फ। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम पैंडेमिक अभी शुरू हुआ है तो 2-3 महीने में क्या पता फर्क पड़ जाए। उसके बाद हम लोगों ने फिर से अपनी जो टिकट कैंसिल हुई थी उसको फिर से रीबुक कराया। नेक्स्ट मंथ का हमने बुक कराया था। पैंडेमिक चल रहा था, टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड है, फिर से हमें एक और ईमेल आ गया, योर टिकट्स हैव बीन कैंसिल्ड अगेन ड्यू टू पैंडेमिक। क्योंकि फ्लाइट स्टार्ट ही नहीं हुई थी एंड हु वुड हैव थॉट कि ये सब
पूरा 1 साल ले लेगा, मतलब nobody would have thought। उस टाइम पे सबको यही लगा था कि चलो इतना मेजर फर्क पड़ेगा, ये तो खैर किसी ने भी नहीं सोचा होगा, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से लाइफ रुक जाएगी, कि सब लोग सिर्फ घर में बंद हो जाएंगे और व्हाटएवर। चलो तो ये सब चीजें तब हो रही थी, तो बीच में कुछ एक उम्मीद की किरण जागी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि एक स्पेशल फ्लाइट्स जा रही हैं इंडिया टू कनाडा, जो कि वंदे भारत मिशन चल रहा था उस टाइम हम लोगों ने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम टू गेट आउट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, क्योंकि हमारे पास 1 महीने का वीजा रह गया था एंड दैट वाज, मतलब उस टाइम पे हम लोगों को बहुत लोगों ने बोला कि नहीं तुम्हें इस टाइम नहीं जाना चाहिए, रिस्की है, ये है वो है। एक्चुअल में रिस्की था भी, और हम एक्चुअल में रिस्क ही लेके आए थे यहाँ पे, लेकिन हमें लगा कि ये तो लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है कि दिस शुड नॉट पास, दिस टाइम शुड नॉट पास। और हम लोगों ने वंदे भारत मिशन में दोबारा से टिकट्स बुक कराई, और हम लोगों को अराउंड वहां पे 6 घंटे लग गए थे वो टिकट्स बुक करने में, क्योंकि साइट मतलब ऐसा हो रहा था कि टिकट आई और निकल गई, टिकट आई और निकल गई, ऐसा। हाँ। हम लोग दोनों बैठे हुए थे, वो लैपटॉप पे बैठी थी और मैं अपने मोबाइल पे लगा हुआ था ऐप के थ्रू कि कोई ना कोई टिकट आ जाए। एनी हाउ टिकट मिली हमें, बट वो डबल प्राइस पे मिली, डबल प्राइस, क्योंकि वंदे भारत मिशन की जो टिकट थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हायर अमाउंट था उस टाइम, और हमने एक्चुअल में इतना रिस्क लेके ये सब चीजें करके डबल प्राइस पे टिकट्स ली, और फाइनली हम लोग कनाडा आ गए। और सबसे अच्छी बात है बहुत ही सेफली आ गए, कोविड का बाय गॉड ग्रेस कुछ नहीं हुआ, कोविड का भी कोई मतलब वो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ पर हमारा क्वारंटाइन भी बहुत अच्छे से रहा। 14 दिन हमने यहाँ पे आके निकाले, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट रूल, हमको 14 दिन यहीं पे घर पे ही लॉकडाउन रहना था। हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, हम लोगों ने पूरा टाइम यहाँ पे 14 दिन बाहर निकाला, मतलब घर पे ही निकाला। वो तो थैंक यू, हमारे एक नोन यहाँ पर हमको मिल गए थे, नॉट नोन बट ही हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी यहाँ पर, और हमारे क्वारंटाइन के टाइम पर हमारा अपार्टमेंट बुकिंग भी हमारी हम लोग इंडिया से ही करके आए थे। हाँ। इंडिया से ही करके आए थे, और सब कुछ उन्होंने ग्रोसरी वगैरह रख दी, क्योंकि आपको दूसरे देश में आके अगर ऐसी कोई हेल्प मिल जाए, हाँ, तो ये बाय गॉड ग्रेस होता है। और मैं तो चाहता हूँ ये सबके साथ हो, आपका कोई ना कोई फ्रेंड हो यहाँ पे इस इमरजेंसी टाइम पे, अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है, दैट इज वेरी गुड थिंग। हाँ, और हमें ये भी लगा कि वैसे भी कनाडा में मतलब हेल्पफुल लोग हैं, बहुत हैं, पीपल आर वेरी हेल्पफुल, वेरी लविंग, वेरी वेलकमिंग, बहुत अच्छे लोग हैं। आप भी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी तरफ से भी हम अपने सब्सक्राइबर्स को ये कहना चाहते हैं, कोई भी अगर एल्बर्टा आए तो हमें जरूर बताएं। एल्बर्टा स्पेसिफिकली कैलगरी में, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से उनकी हेल्प करेंगे। जो भी आप लोगों को चीजें इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ कहीं पे आना है जाना है, ग्रोसरी चाहिए, अगर आप क्वारंटाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम नहीं हिचकिचाएंगे आपकी हेल्प करने में। बिल्कुल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो, जो हमारे दूसरे कंसल्टेंट थे जिनसे हमने बाद में हेल्प ली थी, वो कंसल्टेंट ने हमें पूरी तरह अच्छे से गाइड किया। हमारा CLB स्कोर हाई करने के लिए उन्होंने हमें ये बताया कि आपका IELTS जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आपके CRS पॉइंट्स कम बन रहे हैं। उनकी हेल्प के बिना और उनकी गाइडेंस के बिना हम लोग यहाँ नहीं होते। तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, और हम आपको पर्सनल मैसेज पर उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। जर्नी तो हमारी कुछ ऐसी ही रही, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं हमारी इमिग्रेशन जर्नी में, यूके में भी, इंडिया में भी, और फिर यहाँ पर भी। बट फाइनली हम लोग वहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए। एंड वी रियली लाइक एल्बर्टा। कैलगरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप लोगों को कभी आने का मौका लगे तो ज़रूर आइएगा। बाकी हम लोग भी अपनी तरफ से आप लोगों को दिखाएं। हाँ जी, तो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आप और किस बारे में जानना चाहते हैं। वैसे हम अपनी तरफ से इमिग्रेशन से रिलेटेड, कनाडा से रिलेटेड और कैलगरी घुमाते रहेंगे आपको अपने साथ। और हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।